मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। एक क्या होता है? माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। एक होता है क्या? मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में बच्चा डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो मियोसिस होता है इसमें एक सेल से कितनी सेल बनती है? 2 सेल बनती है। लेकिन माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होती है इससे कितनी सेल बनती है? एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। कितने डॉटर सेल बनती है? 4 डॉटर सेल बनती है। बात समझ में आई? हम पहले कौन देखेंगे? माइटोसिस। सेल, सेल क्या होता है समझ में आया? सेल क्या होता है सबको समझ में आ गया ना? आया है ना? सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल सबको समझ में आ गया था। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल डिवीजन। क्या पढ़ रहे थे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले ये हो गया ना माइटोसिस और मियोसिस। बात समझ में आई? माइटोसिस और मियोसिस हो गया ना। अभी मारेंगे हिमांशु। इधर देखो, अब देखो जो मेरा माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस भी 2 टाइप की होती है। माइटोसिस, माइटोसिस में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरफेज, इंटरफेज। एक कौन सा होता है? एम फेज। इंटरफेज भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, एक आपका होता है G0 फेज। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन जो आपका एम फेज होता है ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस। नंबर 1 कौन सा है? कैरियो, रुके रहो, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, एम फेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। बात समझ में आई? जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? सेल के न्यूक्लियस का, यानी सेल का जो जैसे ए है, एक सेल है यहाँ पे, तो चलेगा, दिखेगा नहीं। एक सेल है, इसमें क्या प्रेजेंस है? न्यूक्लियर। ए हमारे G1 फेज में जाएंगे, किसमें जाएंगे? G1 से S फेज में जाएंगे तो इस सेल का क्या होगा? डबलिंग होगी। मतलब ये जो क्रोमोसोम होंगे ये अपना क्या करेंगे? डुप्लीकेशन करेंगे, डीएनए डुप्लीकेशन करेंगे। फिर इसका न्यूक्लियो क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली सेल का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? सेल नहीं, क्रोमैटिड का, जो क्रोमोसोम होते हैं उसका डिवीजन होता है। मींस की न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यहाँ से एक जो सेल होती है वो इसमें आ जाती है और एक सेल उठ के किसमें आ जाती है? इसमें आ जाती है। एक क्रोमोसोम इसमें और एक क्रोमोसोम इसमें। किसका डिवीजन हुआ? न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अब देखो, अब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे हो गए। लेकिन इस सेल को अलग करने के लिए इसका साइटोकाइनेसिस करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में यहाँ फिगर में देख रहे हैं, जो एनाफेज रहता है इसमें थोड़ा थोड़ा फरों का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? फरों का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि ये जो हमारे ये जो सेल होती है, ठीक है, इसका डीएनए क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो गया, मतलब उसका डिवीजन हो गया। एक क्रोमोसोम हमारे 2 सेल में, 2 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म है, मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे 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 क्या होंगे? अंदर की तरफ आएंगे। मतलब धीरे 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 अंदर की तरफ आएंगे, फरों का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? फरों का फॉर्मेशन करेंगे। फिर यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम रहेंगे, एक क्रोमोसोम यहाँ पे रहेगा और एक क्रोमोसोम यहाँ पे रहेगा। एक फरों का फॉर्मेशन इतना अंदर चला जाएगा कि एक सेल हमारी 2 सेल में कन्वर्ट होगी। मतलब यहाँ का भी फरों का फॉर्मेशन सीधा सीधा अंदर अंदर से अंदर जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। क्या होगा? फरों का सीधा सीधा, ये फरों क्या करेंगे? सीधे सीधे अंदर जाएंगे। फिर यहाँ से भी फरों का फॉर्मेशन होगा, सीधा सीधा अंदर जाएगा। फिर ऐसे करते करते ये दोनों क्या करेंगे? आपस में क्लोज हो जाएंगे। क्या होंगे?
आपस में क्लोज हो जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एक सेल यहाँ से कटेगी, एक सेल यहाँ से कटेगी, तो दो सेल का डिवीजन हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस में सेल के प्लाज्मा का डिवीजन होता है। समझ में आ रहा है? किसका डिवीजन होता है? सेल के प्लाज्मा का। बात समझ में आई? अब जो कैरियोकाइनेसिस होती है, जैसे हमने क्या बोला कि जो एम फेज होते हैं, एम फेज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है। और एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस होती है, ये चार टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? चार टाइप की होती है। इसमें आपका आता है एक प्रोफेज, ठीक है। फिर कौन सा आता है? मेटाफेज, एनाफेज, और क्या होता है? टेलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चार प्रोसेस होती है। चार प्रोसेस में किसका डिवीजन होता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जो क्रोमोसोम रहते हैं बेसिकली उसका डिवीजन होता है, और जो साइटोप्लाज्म रहता है इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। बात समझ में आई? अब देखो, इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो, हम समझते हैं सेल साइकिल। क्या समझते हैं? सेल साइकिल। ये सेल साइकिल है, चलती रहेगी। देखो, इंटरफेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रिपेयरिंग फेज। जो इंटरफेज रहता है, देखो, अरे यार कहाँ पे गया? कुछ भी। देखो, जो इंटरफेज रहता है, इंटरफेज को हम क्या बोले हैं कि इंटरफेज को क्या कहलाते हैं? इंटरफेज को प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं। मतलब इंटरफेज में क्या होता है? उस ऑर्गेनिल्स, उस कंपोनेंट्स, उस एंजाइम, उस प्रोटीन्स की प्रिपेयर किए जाते हैं जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो एक सेल्स को दो सेल्स में बांटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वो सब किसमें बनते हैं? इंटरफेज में बनते हैं। किसमें होते हैं? इंटरफेज में होते हैं। लेकिन इंटरफेज को भी तीन भाग में बांटा गया है: G1 फेज, G2 फेज और यस फेज। ठीक है। इसके अलावा एक और आएगा G0 फेज। क्या आएगा? G0 फेज। जैसे अब देखो, पहले सेल साइकिल को सुने हो क्या? हाँ, इधर देखो, काजी का फोन चला रहे हो? शांत। पट पिट क्या कर रहा है? यहाँ पर आओ, चलो पढ़ाओ। आओ, आओ, प्रेजेंटेशन दो। उठो, ये इसी का अभी हमने जो बताया है। आ जाओ। हम नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ कहाँ नहीं रहो? कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो जी? हद है। शांत रहो, रुको। देखो, इंटरफेज जो होते हैं, इंटरफेज को किस नाम से जानते हैं? प्रिपेयरिंग फेज में। और ये सबसे बड़ा फेज होता है। इंटरफेज क्या होता है? सबसे बड़ा फेज होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इंटरफेज सबसे बड़ा फेज होता है। एक मिनट, आ जाओ यार, कहाँ पे गया? आ गए। देखो, सेल साइकिल इंटरफेज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। रुक जाओ, इसमें एक जैसा बना देंगे आप, वैसा बन जाएगा। वो वाला फिगर कहाँ पे गया? मोर पर सेव।
यार तुम लोग ना क्या ही बताएं, चलो जाने दो, हम बना ले रहे हैं। ये डिलीट कैसे होगा? एक ना इसमें था, मतलब कि अगर आप जो आकार देंगे उस आकार में दे देगा ये। शेप हो गया, टेबल्स हो गए, और क्या हो गया? आ? वही तो क्लिक किए थे। हम्म? अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, इसमें तो पढ़ाते भी नहीं है। चलो हंसना मत, ठीक है? हम सेन डिवीजन बता रहे हैं। हो गया, मैथ आता है जी, बन गया। ठीक है, जो देखो दो फेज में होता है, एक होता है इंटरफेज। क्या होता है? इंटरफेज। इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेता है। लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? इंटरफेज में लगता है। इंटरफेज क्या होता है? सबसे ज्यादा टाइम लेता है। बात समझ में आई? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कौन देता है? इंटरफेज देता है। ठीक है, इंटरफेज में हमारे कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, G1 फेज, G2 यस फेज, G1 फेज, यस फेज हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा? यस फेज और G2 फेज। G2 फेज, ठीक है। और G1 के बाद जस्ट यही अटैच रहता है, एक ऐसे करके अटैच रहता है, जिसको हम लोग G0 फेज के नाम से जानते हैं। G0 फेज, बात समझ में आई? यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा टाइम किसमें लग रहा है? इसी में लग रहा है। फिर यहाँ से भी दो ठो आएंगे, एक आपका होता है कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे लिखते हैं। बनाने में बड़ी टाइम जा रही है। कैसा? हाँ मिट जाएगा। यहाँ से हम आपका कर दे रहे हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक आपका ये हमारा क्या है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, एक क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में कुछ भी नहीं होता है, बस इनका डिवीजन होता है। जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं ये भी हमारे 4 पार्ट में होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में होते हैं? 4 पार्ट में होते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, हाँ यार प्रोफेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ये होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज, ठीक है, और नीचे वाला क्या कौन सा है? एम फेज। एम फेज। अब देखो जो एक सेल होती है, जो जाइगोट से फॉर्मेशन होती है सेल का ना, वो किसमें जाता है? G1 फेज में जाता है। किसमें जाता है? G1 फेज में जाता है। ये G1 फेज में ना बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये सेल्स क्या होती है? ग्रो करती है, ग्रो करके अपने साइज को बढ़ा लेती है। ग्रो करके क्या करती है? अपने साइज को बढ़ा लेती है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर एक पता नहीं कहाँ पे थे, पूरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, जब जो सेल होती है वो मतलब कि जब जाइगोट और एग मिलकर फर्टिलाइजेशन करते जो सेल होती है ना, तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहती है। फिर वो सेल किस में जाती है? G1 फेज में। G1 फेज जो ऐसा फेज होता है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? G1 फेज। प्रिपेरी फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है? G1 फेज। मतलब अगर एक सेल 24 आवर्स में डिवाइड हो रही है, ए जी का जी एक सेल्स अगर 24 घंटे में डिवाइड हो रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा फेज कौन लेता है? इंटरफेज लेता है।
ठीक है, कौन देता है? इंटरफेज देता है। मतलब कि कितना? 17 घंटे वाला टाइम कौन देता है? इंटरफेज देता है। और इंटरफेज में जो कौन सा जीवन फेज रहता देता है वो 16 घंटे की टाइम देता है। बात समझ में आई? समझाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? इंटरफेज में। मतलब एक सेल अपनी संख्या को एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो रही है। एक सेल जब डिवाइड होती है, मान लीजिए एक सेल 24 घंटे में डिवाइड हो रही है, तो 24 घंटे में जो 16 घंटे की टाइम है या फिर 17 घंटे की जो टाइम है वो किसमें लगता है? इंटरफेज में लगता है। और 17 घंटे में से जो 16 घंटे की टाइम है वो कौन देता है? जीवन फेज। बात समझ में आई? किसमें लगता है? जीवन फेज। बहुत ही तेजी से क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, सेल अपने आप को बहुत ही तेजी से ग्रो करती है। बात समझ में? जीवन फेज में सिर्फ मेच्योरिटी होती है, सेल क्या होती है? प्रॉपर तरीके से मैच्योर होती है। यानी हम बोल सकते हैं जो मदर सेल्स होती है या फिर जो पेरेंट सेल होती है वो मैच्योर होती है। अब जब मैच्योर हो जाती है सेल तो कहाँ पे जाती है? G2 फेज में। कहाँ पे जाती हैं? G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है? इसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इस सेल का क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ये जो सेल होती है वो डुप्लीकेशन करती है, मतलब अपनी संख्या को कॉपीज बनाती है। अपनी संख्या की क्या बनाती है? कॉपीज बनाती है। जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट जब आप जीरोक्स करवाते हैं तो उसका हूबहू जितना भी डिटेल रहता है उसमें चला आता है दूसरे वाले जो आप जीरोक्स करवाते हैं। वैसे यहाँ पे जब डीएनए का डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो ओरिजिनल होता है उसका सारा का सारा डिटेल किसमें चला जाता है? डुप्लीकेशन में चला जाता है। किसमें जाता है? डुप्लीकेशन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी समय सारे की सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। एक किसमें होता है? यस फेज में होता है। किसमें होता है? यस फेज में होता है। अब यस फेज फिर जाएगा किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, अब ये यस फेज आएगा किसमें? G2 फेज में। अब बोले G2 फेज में क्या होता है? यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। G2 फेज में सेल डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे माइटो कुछ ऐसे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। सेल के ऑर्गेनल होते हैं जो अपनी कॉपीज बनाती हैं। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की कॉपीज बन गई। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो सेंट्रोसोम होते हैं, जो सेल को डिवीजन करने वाले होते हैं वो भी अपनी कॉपी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी कॉपी बनाती है। सब डुप्लीकेशन किसमें होते हैं? जीवन फेज में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के सीधे सारे के सारे सब लोग S1 और G1 और H2 फेज में अपनी अपनी एक अलग अलग से कॉपी बना देते हैं। यहाँ पे सिर्फ तीन चीजें बनती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रोथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी ग्रोथ करती है और एक गोल्गी बॉडी जो होती है वो अपना ग्रो करती है। बात समझ में आई? ग्रो क्या करती है? अपना एक अलग से कॉपीज बनाती है। देखो एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट करने के लिए जो कंपोनेंट्स इसमें होगा वही कंपोनेंट इसमें वो भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। इक्वल कंपोनेंट्स बचने चाहिए। बात समझ में आई? जैसे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 23 पेयर्स। यही होता है, यही होता है। जब ये दो सेल में बढ़ती है तो 23 इसमें आ जाता है। 23 और 23। हाँ जी, 1700 समझाने के लिए बताए हैं। जैसे अगर कोई सेल हम समझाने के लिए आपको बताएं कि जैसे एक सेल मान लीजिए 24 घंटे में ग्रो कर रही है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? इंटरफेज में लगता है। मतलब 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे की टाइम कौन ले रहा है? इंटरफेज ले रहा है। अब इंटरफेज में जो आपका जीवन फेज होता है वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो 17 घंटे में से 16 घंटे जो टाइम ले रहा है वो कौन ले रहा है? जीवन फेज। बस यही था, और हम किसी सेल का वो बताए नहीं। अरे नहीं जी, एक जैसे इंटरफेज में कितना घंटा लग रहा है? 17 घंटा। अब इस 17 घंटे में से 16 घंटा कौन दे रहा है? जीवन फेज। बाकी बचा कितना? 1 घंटा। तो 1 घंटा में भी काम दे देगा, ये भी काम दे देगा, दोनों का। हाँ, दोनों का हो जाएगा।
सबसे ज्यादा टाइम कौन देता है? जीवन फेज। हम समझाने के लिए बताएं, सबसे ज्यादा टाइम जो इन्वेस्ट होता है वो जीवन फेज में होता है। डिपेंड करता है कि कौन सी सेल कितने घंटे में डिवाइड हो रही है, कितना समय देती है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी का वो होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपकी बनती है। फिर जब ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती है तो फिर होता है यम फेज। क्या आता है? यम फेज। यम फेज में बेसिकली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यम फेज में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। ये जो सेल है वो वन फेज में जाएंगी, सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। किसमें आएंगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पहले सेल किसमें आएंगी? प्रोफेज में आएंगी, फिर मेटाफेज में आएंगी, फिर एनाफेज में आएंगी, फिर टेलोफेज में आएंगी। अब यहाँ पे फाइनली सेल हमारे दो भाग में डिवाइड हो जाती है। सेल क्या होती है? दो भाग में डिवाइड हो जाती है। किसमें? साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में बेसिकली किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का होता है। मतलब यहाँ पे हम छोटे छोटे बना दिए हैं। यहाँ पे जो सेल है यहाँ पे दो है। प्रोफेज में कुछ भी होता है, ठीक है। प्रोफेज में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इतना जान लीजिए। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अभी आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फरों का फॉर्मेशन होता है और किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का। टेलोफेज से ही फरों का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। टेलोफेज से ही क्या होता है? फरों का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये फरो आपस में ऐसे सट करते करते मतलब कट जाती है, एक सेल वहां से एक सेल वहां से। देखो जब फरों का फॉर्मेशन होता है तो सेल हमारे इस आकार की, जो क्रोमोसोम रहते हैं वो इस आकार में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फरों का फॉर्मेशन होगा, धीरे 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 जाते जाते यहाँ से भी फरो आपस में मिल जाते हैं। फरो जब आपस में मिल जाते हैं तो एक यहाँ अलग सेल हो जाती है, एक यहाँ से अलग सेल हो जाती है। बात समझ में आई? लेकिन साइटोकाइनेसिस में प्रॉपर ग्रो हो गए। अब जीवन फेज उस सेल के लिए है जो सेल कहती है कि अब हम अपना डिवीजन नहीं करेंगे। मतलब अब हम थक गए हैं, बेहया हेयर आप लोग की तरह अब हम पढ़वे नहीं करेंगे, आप चाहे जितना पढ़ाइए, ठीक है। का वो गेम खेलना है, मैम गेम खिलाइए, हम नहीं पढ़ेंगे। वो मैं मत, इससे ज्यादा मत पढ़िए। तो इससे हमारी सेंस भी होती है। चाहे जितना डिवीजन करिए हम डिवीजन नहीं करें, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे आपके बॉडी में सेल्स हैं। जैसे कौन कौन सी सेल्स हैं? नंबर 1 न्यूरॉन्स की सेल हो गई, ठीक है। किसकी सेल हो गई? न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेल हो गया। दूसरा कौन सी हो गई? हार्ट की सेल। और में भी शायद ईयर की भी सेल होती है क्या? ईयर सेल्स। हार्ट की सेल्स और ईयर की सेल्स। हार्ट की जो सेल्स होती है, न्यूरॉन्स की जो होती है, ये एक समय पर अपना डिवीजन नहीं करती हैं। और जो सेल्स अपना डिवीजन नहीं करती हैं, एक समय पर आने पर पहले तो वो डिवाइड करेंगी, लेकिन फिर थक जाएंगी, कहेंगे कि अब हम सेल का डिवीजन नहीं करेंगे। तो ऐसी सेल कहाँ पे चली जाती हैं? जी नॉट फेज में। समझ में आ रहा है? न्यूरॉन्स मर नहीं जाती हैं, वो अपना सिर्फ सेल डिवीजन नहीं करेंगी, लेकिन बायोलॉजिकल इनएक्टिव रहती हैं। वो अपना फंक्शन देंगी लेकिन अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएंगी। मर कहाँ जाएंगी जी? सेल डिवीजन किसके लिए होता है? ग्रो के लिए होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन के लिए होता है। रेप्लिकेशन, सॉरी रेप्लिकेशन के लिए नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको? रिपेयरिंग के लिए होता है। रिपेयरिंग के लिए होता है। और किसके लिए होता है? डेवलपमेंट के लिए होता है। क्या जी? या तो उसको भगा देंगे या तो तुम लोग को भगा देंगे। आइसक्रीम वाला है, उसकी बेचने की तो धंधा है, उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। ग्रो इन चीजों के लिए होता है। न्यूरॉन्स का जो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन्स क्या है? एक ब्रेन की सेल है। न्यूरॉन्स क्या है? ब्रेन की सेल है, ब्रेन की सेल है। लेकिन इस यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए जो आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जाता है? ब्रेन को बचा के रखना। क्योंकि सबको पता है ब्रेन में अगर चोट लगी, न्यूरॉन डैमेज हुआ तो वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगा, वो अपनी संख्या को क्या करेगा? बढ़ीवे नहीं किएगा, क्योंकि ये जी नॉट फेज में चला गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन सिर्फ आपको ब्रेन का ही मिलता है। चाहे पूरी बॉडी को कवर कर दो लोहे से, नहीं करते, क्योंकि उनको पता है बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं जो अपने सेल को अगर चोट भी लग गई
तो वहां पे सेल डिवीजन होकर उसको कवर कर दिया जाता है, उसकी प्रिपेयरिंग हो सकती है, मतलब रिपेयरिंग हो सकती है, वहां के भी ऑर्गन डेवलपमेंट दोबारा से हो सकते हैं, उस ऑर्गन में ग्रोथ हो सकती है। लेकिन न्यूरॉन्स की और आपके हार्ट की ऐसी सेल्स होती है जो दोबारा से ग्रो नहीं करती है, मतलब एक लिमिटेड समय तक से मिलियन तक हो जाएंगे, 10 मिलियन तक न्यूरॉन्स हो गए, उसके बाद न्यूरॉन्स अपना सेल डिवीजन करना बंद करते हैं। बात समझ में आई? तो जब न्यूरॉन्स अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा? देखो, नहीं रहेगा तो न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, वहां से संख्या नहीं बढ़ेगी, तो आपके जो फिजिकल आजकल फंक्शन जो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखो, एक होता है कैंसर्स, क्या होता है? कैंसर्स। क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, बताए थे सबको। कैंसर्स में हम आपको ये बता रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते, न्यूरॉन्स सेल डिवीजन नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आई? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेल डिवीजन नहीं करते हैं। जब ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, ब्रेन की सेल क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन है, ब्रेन की सेल क्या है? न्यूरॉन है। ये क्या है? एक टाइप की सेल है, और सेल डिवीजन से ही क्या करती है? सेल डिवीजन से ही क्या करती है? अपनी संख्या को बढ़ाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो न्यूरॉन होता है ये जी नॉट फेज में चला जाता है। किसमें चला जाता है? जी नॉट फेज में। लेकिन फिर भी ब्रेन में जी नॉट फेज में जब चला जाता है, न्यूरॉन अपना सेल डिवीजन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ब्रेन में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ट्यूमर, जिसको कैंसर बोल सकते हैं, कैंसर होते हैं। कैंसर क्यों होता है? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। कैंसर कैंसर क्यों होता है? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। आवश्यकता से अधिक जब सेल की ग्रोथ हो जाती है तो एक तो बीमारी होती है जिसको हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ब्रेन में कोई सेल डिवीजन नहीं होता, यानी जो ब्रेन की सेल है न्यूरॉन, वो अपना सेल डिवीजन नहीं करती है। तो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? क्वेश्चन है, आराम से करना, कोई हावी नहीं है, ठीक है। देखते हैं कौन सॉल्व करता है, बहुत काफी दिन से देखिए परेशान है। बात क्वेश्चन समझ में आया? जब ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन में ट्यूमर क्यों होता है? ठीक है, बताना आराम से। अब चलो, इतनी बात समझ में आई, सेल साइकिल समझ में आई, सेल साइकिल समझ में आई। ए सेल है, ठीक है, ए सेल कहां, पहले तो ये छोटी सेल है, क्या है? छोटी सेल है, फिर जीवन फेज में जाएंगी, जीवन फेज में जाएंगी, ग्रो करेंगी, अपनी संख्या को बढ़ाएंगी, फिर ए सेल यस फेज में जाएंगी। यस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब एक सेल हमारे 2 सेल में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे नहीं होगा यार, कहाँ कहाँ पे मिटता है जी, रुको हम बता रहे हैं। देखो, पहले एक सेल है, ये सेल ग्रो करेगी, क्या करेगी? ग्रो करेगी, मतलब थोड़ी सी अपनी साइज में होगी, ठीक है, थोड़ी सी अपनी साइज में होगी। तो ये कौन सा फेज है? जीवन फेज। फिर ये जाएगी किसमें? यस फेज में। यस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब समझ रहे हैं? जो क्रोमोसोम रहते हैं या फिर जो डीएनए रहते हैं, वो अपना हूबहू एक कॉपीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हूबहू एक कॉपीज बनाते हैं। अब ये जो सेल
पक्का? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक लंबे धागेनुमा संरचना होती है। क्रोमोसोम क्या होता है? एक लंबे धागेनुमा संरचना होती है, मतलब वो न्यूक्लियस में ऐसे ये चार्ज लगाना पड़ेगा, ठीक है? पता नहीं कब से आवाज कटा रहा था, पता नहीं चला, ठीक है? क्रोमोसोम क्या होती है? एक लंबी संरचना होती है। एक क्रोमोसोम का जब सेल डिवीजन होता है तो एक क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होते हैं मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इस कंडेंसेशन में जो क्रोमोसोम रहती है वो अपने शेप में आती है। किसमें आती है? ये अपने प्रॉपर शेप में आती है, प्रॉपर शेप में आती है। इतनी बात समझ में आई? इस वाले शेप में आती है, ठीक है? ये जो क्रोमोसोम होते हैं पहले क्या होते हैं? ऐसे करके कंडेंस होंगे। क्या होंगे? कंडेंस होते हैं ऐसे करके। बात समझ में आई? धीरे धीरे कंडेंस होते हैं, फिर यहाँ से भी क्या होते हैं? क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, कंडेंस होते इस वाले शेप में आते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है, ठीक है? ये कंडेंसेशन वाली प्रोसेस से आते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से एक क्रोमोसोम बनते हैं। जो आपको जो क्या बनते हैं? इतनी जो संरचना बटरफ्लाई जैसे, वैसे ही होते हैं क्रोमोसोम। आपने दो क्रोमोसोम देखे, देखो क्रोमोसोम में हमारे बहुत टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, एक होते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है? कौन सा? एक होता है मैटरनल क्रोमोसोम, एक होता है पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल क्रोमोसोम वो होते हैं जो क्रोमोसोम मम्मी से मिलते हैं उसको मैटरनल क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, जो क्रोमोसोम पापा से मिलते हैं उसको पैटर्नल। यहाँ पे यह मतलब क्या होता है? मैटरनल, की मतलब क्या होता है? पैटर्नल। फिर इसके बाद आपका आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन सा आता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक समान दिखने वाला, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक समान दिखने वाला। एक कब होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है? जब इस वाले क्रोमोसोम का क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब ये क्या है? एक क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम का जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक क्रोमोसोम दो कॉपीज बनाएंगे। कितनी कॉपीज बनाएंगे? दो कॉपीज बनाएंगे, मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ पे बनेगा, एक क्रोमोसोम यहाँ पे बनेगा। आप देखेंगे कि ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के क्या है? समान है। तो एक क्या होंगे? ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, या फिर ये एक दूसरे के सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड होंगे, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आया? एक होता है मोनॉड क्रोमोसोम, एक होता है डाइवॉड क्रोमोसोम। मोनॉड और डाइवॉड, सिंगल क्रोमोसोम, मल्टी नहीं यार, मोनॉड क्रोमोसोम, डाइवॉड क्रोमोसोम, पता नहीं। मोनॉड क्रोमोसोम में वही होता है, सिंगल होते हैं। जो डाइवॉड होते हैं वो क्या होते हैं? डबल होते हैं। बात समझ में आई? वही होते हैं, बस एक नाम अलग अलग चेंज कर दिया है और उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चले टॉपिक पे, अब देखो और सीधा ही स्टार्ट करेंगे, मन से पढ़ना। इंटरफेज, इंटरफेज जब आपको समझ में आ जाएगा। इंटरफेज को किस नाम से जानते हैं? प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं। इंटरफेज को किस नाम से जानते हैं? प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं। इसमें प्रॉपर तरीके से सेल क्या होती है? ग्रो करती है, ठीक है? इंटरफेज को किस नाम से जानते हैं? प्रिपेयरिंग फेज। प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं, मतलब कि फेज 2 यंग फेज को करवाने के लिए जिस जिन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है वो सब किसमें बनते हैं? फेज इंटरफेज में बनते हैं। किसमें बनते हैं? इंटरफेज में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यंग फेज को करवाने के लिए, मतलब सेल डिवीजन को करवाने के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो सब इंटरफेज में बनते हैं। अब ये इंटरफेज होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप के। कितने कितने फेजेस में बटे हैं? तीन फेजेस में, G1, S, G2। अब G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज को गैप 1 फेज के नाम
G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो इन साइज, जो सेल होती है वो अपने साइज को बढ़ाने लगती है। सेल क्या करती है, अपने साइज को बढ़ाने लगती है, मतलब जो पहले छोटी सी सेल रहेगी, ये छोटी सी सेल ये अपने साइज को बढ़ाने लगती है, मतलब प्रॉपर तरीके से ग्रो करने लगती है। बात समझ में आई। सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स, और इसी G1 फेज में जो सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं, सेल के अंदर क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, और सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी पॉजी, ठीक है, लाइसोसोम्स, ये सब क्या होते हैं, ये इसी फेज में सिंथेसाइज होते हैं, धीरे 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 बनना शुरू होते हैं। बात समझ में आई, सिंथेसाइज होते हैं। फिर इसके बाद वो सेल प्रॉपर तरीके से जब ग्रो हो जाती है तो किसमें जाती है, यस फेज। किसमें जाती है, यस फेज में जाती है। जब ये सेल यस फेज में जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, सीधा होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में जो क्रोमोसोम रहते हैं उसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। किसका होता है, जो क्रोमोसोम रहते हैं, एक क्रोमोसोम अपने इस सेल के रहते हैं, एक क्रोमोसोम अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं, मतलब एक कॉपीज बना लेते हैं, हूबहू झिरोक्स बना लेते हैं। अपने जैसा एक क्रोमोसोम क्या करते हैं, झिरोक्स बना देते हैं। ठीक है, बात समझ में। जब ये झिरोक्स बनाते हैं तो जो इंफॉर्मेशन रियल वाले क्रोमोसोम में रहती है वही वाली इंफॉर्मेशन झिरोक्स वाले में भी रहती है, डुप्लीकेशन में भी रहती है। ठीक है, हूबहू। तो देखते हैं क्या हो रहा है, यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब आकर्ष मतलब होता है। आकर्ष मतलब क्या होता है, होता है। यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ईच क्रोमोसोम फॉर्म टू, जितने भी क्रोमोसोम रहते हैं वो अपनी अपनी संख्या को डबल में कर देते हैं। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो अपनी संख्या को डबल कर लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे 2 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम की जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 4 बनेंगे। एक तो इसका होगा, एक इसका वाला बनेगा डीएनए रेप्लिकेशन में, और दूसरा किसका बनेगा, इसका वाला बनेगा। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 क्रोमोसोम बनेंगे। कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 4 क्रोमोसोम। तो वही बोल रहा है ईच क्रोमोसोम, ठीक है, ईच क्रोमोसोम फॉर्म टू, 2 क्रोमोसोम आपस में फॉर्म करते हैं। इसी दोनों क्रोमोसोम को जो एक समान दिख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। बात समझ में आई। अब सेल किसमें जाती है, G2 फेज में। किसमें जाती है, G2 फेज में। G2 फेज क्या कर रहा है, सीधा सीधा बोला है कि G2 फेज फर्दर ग्रो एंड प्रिपेयर। G2 फेज में सेल्स फिर से ग्रो करती हैं। G2 फेज में जो सेल होती हैं वो क्या करती है, फिर से ग्रो करती है, ठीक है, और प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, अब भाई वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगा, सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब कुछ अपनी संख्या को बढ़ाने लगा। डीएनए रेप्लिकेशन भी हुआ, सेंट्रोसोम भी बना। सेंट्रोसोम में फरों का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सेंट्रोसोम में क्या हुआ, फरों का फॉर्मेशन नहीं, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल का फॉर्मेशन, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं बताए थे अभी कल, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे ये जो फ्यूचर से मतलब फर्दर सेल प्रॉपर तरीके से फिर ग्रो करती है, किसके लिए ग्रो करती है, डिवीजन के लिए, मतलब अपनी संख्या को 2 भाग में बांटने के लिए। बात समझ में आई। और क्या होता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द माइटोसिस, और यंग फेज को करने के लिए या फिर माइटोसिस को करने के लिए जिस प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो प्रोटीन्स किसमें बनती है, G2 फेज में बनती है। बात समझ में आई। मतलब यंग फेज को करवाने के लिए, सेल डिवीजन को करवाने
में भी शायद डीएनए की कंसेप्ट पहचान सकते हैं। डीएनए में कितने क्रोमोसोम नंबर है आप देख सकते हैं। ऐसे G1 फेज में G2 फेज में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बोला है डीएनए इज केप्ट फ्रॉम मिरर्स, मतलब ये क्या है? केप्ट फ्रॉम मिरर, मतलब जो ये जो जमने वाली जो प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है, केप्ट फ्रॉम नहीं देता है। बात समझ में आई? सेटल डाउन यार, वो बैठना नहीं चाहता है, मतलब ऐसे जो सेटल हो जाता है वो प्रोसेस नहीं होती। फिर इसके बाद कौन सा आता है? माइटोसिस आता है। कौन सा आता है? माइटोसिस। माइटोसिस को ध्यान से सुनिएगा, एक एक पार्ट को बताते हैं। माइटोसिस प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। यहाँ पे चलते हैं, चलो पहला हम लोग क्या देखेंगे? प्रोफेज। ध्यान से देखो, एक होता है ईयरली स्टेज, एक होता है लास्ट स्टेज। ईयरली मतलब स्टार्टिंग वाला स्टेज, एक होता है लास्ट वाला स्टेज। तो जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में अगर हम ईयरली स्टेज देखें तो इसमें क्या होता है कि अभी क्या बोला है कि जो क्रोमोसोम रहते हैं, कहाँ पे गया? एक प्रोफेज का ईयरली स्टेज है। प्रोफेज का क्या है? ईयरली स्टेज है, और एक लास्ट स्टेज, मतलब खत्म होने के कगार पे। किसके कगार पे? खत्म होने के कगार पे। प्रोफेज में क्या होता है? जब ईयरली स्टेज होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, मतलब इसमें जो धागेनुमा जो संरचना होती है किसकी? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखो भाई, एक लंबी धागेनुमा संरचना होती है, एक लंबी धागेनुमा संरचना होती है। वो जो इस शेप में आती है, इस वाले शेप में आती है, तो सबसे पहले उसको क्या होना पड़ता है? कंडेंस होना पड़ता है। कंडेंस मतलब सिकुड़ना पड़ता है। एक क्रोमोसोम क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं, छोटे छोटे क्या देते हैं? कंडेंस देते हैं। छोटे छोटे क्या देते हैं? कंडेंस देते हैं। इसका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, कहाँ पे हुआ है? G1 फेज में। G1 फेज में हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी, मतलब ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला डीएनए, ये वाला क्रोमोसोम बनेगा। याद रखिएगा, क्योंकि प्रोफेज यस फेज से घूम कर आया है। बात समझ में आई? ये प्रॉपर तरीके से क्या होंगे? कंडेंस होंगे। यहाँ पे भी हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वो प्रॉपर तरीके से कंडेंस होंगे। ऐसी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो क्रोमैटिड होती है, इसी को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड रहती है वो प्रॉपर तरीके से कंडेंस होती है। बात समझ में? ईयरली स्टेज में स्टार्ट होता है और आता है किसमें? लास्ट स्टेज में। ये अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा क्या बोला है? प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंस होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, मतलब समझ रहे हो? अब एक क्रोमोसोम धीरे धीरे लास्ट स्टेज में, जैसे एक क्रोमोसोम कंडेंस हो गए तो धीरे धीरे क्या होगा? ऐसे कंडेंस होकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, 2 कॉपीज में बनती है, 2 कॉपीज में क्या होती है? बनती है, मतलब ये अभी कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, और यही पे होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? कोई बताएगा? सेंट्रोसोम का जो भाग होता है, अभी कल मैं बताया था सेंट्रोसोम। अरे बाबा, ये वही सेंट्रोसोम है ना जो सिलिंड्रिकल शेप के सेंट्रोसोम होते हैं। ठीक है, यही से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। एक्चुअल में यही स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन करवाने का काम करते हैं। तो इसी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा, मतलब जो आपके सेंट्रोसोम रहते हैं, ये सेंट्रोसोम पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। किसकी तरफ? पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। और यहीं पे भाई 2 कॉपीज है,
बराबर ही थी, बस इसको पोल की तरफ ये जो सेंट्रोसोम है ये धीरे 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 कहाँ पे पोल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और इसमें से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? पोल की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और एसियल फेज में कंडेंसेशन होता है, अभी पूरी तरह से कंडेंसेशन नहीं खत्म होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? मेटाफेज आता है। मेटाफेज क्या बोल रहा है? क्रोमोसोम एलिक एट द इक्वेटर प्लेट। क्या बोल रहा है? मेटाफेज में क्या होता है? आप देखो ध्यान से सुनो। मेटाफेज क्या बोल रहा है? क्रोमोसोम एलिक इक्वेटर प्लेट। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम होता है इसको सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में हमारे दो टाइप के होते हैं। मेटाफेज एक होता है ईयरली स्टेज, मेटाफेज भी एक ईयरली स्टेज पे होता है, एक लास्ट में होता है। मेटाफेज में क्या होता है कि एक मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। मेटाफेजिक प्लेट का धीरे धीरे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और ये जो ईयरली स्टेज है, यहाँ से आपके क्रोमोसोम भी क्या करेंगे? यहाँ तक मूव करेंगे। क्रोमोसोम भी क्या करेंगे? धीरे धीरे मूव करेंगे। यहाँ से क्रोमोसोम मूव करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्रोमोसोम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम हमारे मूव कर रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है ईयरली स्टेज में, एम फेज के ईयरली स्टेज में। अब ये मेटाफेज प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे, ये मेटाफेज क्या होंगे? प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे और ये जो क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम जाके यहाँ पे एलिग हो जाता है, मतलब यहाँ पे बैठ जाता है। इस मेटाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम क्या होता है? बैठ जाता है। बात समझ में आई काजी? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मेटाफेज में क्या होता है? एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इस प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर इसमें जो क्रोमोसोम आपके हैं, एक क्रोमोसोम इस मेटाफेजिक प्लेट में ऐसे जाके क्या होंगे? बैठ जाएंगे। ऐसे करके क्या होंगे? बैठ जाएंगे। बस ये होता है लास्ट स्टेज में। और यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो धीरे 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 मूव करके यहाँ पे आ जाते हैं। मूव करके क्या होते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से स्पिंडल फाइबर बड़े हो जाते हैं। वहाँ से फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यहाँ से क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। यहाँ से स्पिंडल फाइबर मूव करते हुए यहाँ पर आएंगे। अब टेलोफेज में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है वो जाके सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड से अटैच होगा। क्या होगा? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड से अटैच होगा। अब यही जो क्रोमोसोम होते हैं इस सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींचेंगे और इसको क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ से ए अलग होगा, यहाँ से ए अलग होगा। तो टेलोफेज के लास्ट स्टेज में एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड यहाँ पर हो जाएगी और एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड यहाँ पर हो जाएगी। किस फेज में? टेलोफेज के लास्ट स्टेज में, ठीक है। बात समझ में? ठीक है, फिर से देखते हैं इनका टेलोफेज क्या बन रहा है। क्या बोले? छोड़ रहे हैं, बस खत्म हो जाने दो। सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड एलिग होती है, ठीक है। एन फेज में क्या होता है? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड सेपरेटेड एंड मूव अपोजिट डायरेक्शन। सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड क्या होती है? अपोजिट करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी हम फिगर को दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इसको भी देख लीजिए। मतलब यहाँ पे जो आपका क्या है, देखो एम फेज बना, एम फेज पे क्रोमोसोम आके सेपरेट हुए, ठीक है। एम फेज पे क्या हुआ? क्रोमोसोम आके सेपरेट हुए, ठीक है। ये हमारा टेलोफेज चल रहा है और यहाँ से स्पिंडल फाइबर मूव करते करते पोल की तरफ पहुंचा। ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से आकर अटैच हो गया। ये स्पिंडल फाइबर क्या हुआ? यहाँ से आकर अटैच हो गया। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? नंबर ऑफ सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को अलग करेगा। किसको? यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ से इसको क्या करेगा? तोड़ेगा। ये डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको तोड़ने का काम करता है। मतलब एक स्पिंडल फाइबर इससे
सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड क्या होंगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में अलग होंगी। एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड इसमें चली जाएगी और एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड इसमें आएगी। मतलब एक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड इसमें आ गई और एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड इसमें आ गई। बात समझ में आया? किसको किसको समझ? ये था टेलोफेज। टेलोफेज में ये होता है। फिर इसके बाद फिर क्या होता है, एनाफेज है ना। टेलोफेज के बाद क्या है, नहीं एनाफेज में होता है यार। टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म अराउंड ईच सेट। मतलब कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आने लगती है। और जो प्लेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है। किसमें, प्रोफेज से ही डिसअपीयर हो जाती है। किससे डिसअपीयर हो जाती है, प्रोफेज से। लेकिन ये एम फेज आने तक प्रॉपर तरीके से डिसअपीयर हो जाती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखती है। जैसे ये टेलोफेज में जाता है, ये सेल आपस में बढ़ती है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग होते हैं, और उसी समय यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दोबारा से क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, दोबारा से फॉर्मेशन करने लगती है। ठीक है, और फिर क्या है इसके बाद, खत्म हो गया, हम भी बोल रहे हैं, तुम लोग सिर्फ खत्म करना है। ठीक है, फिर इसके बाद टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आने लगती है। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आती भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फरों का फॉर्मेशन भी हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फरों का फॉर्मेशन होता है। मतलब इस सेल में थोड़ा सा क्या होता है, फरों का फॉर्मेशन होने लगता है। इस सेल में थोड़ा सा फरों का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब यहाँ से फरों आपकी बनने लगती है। यहाँ से भी फरों बनने लगेंगी, यहाँ से भी फरों बनने लगेंगी। इसमें बनती है यार, इसमें यहाँ से भी फरों बनने लगेंगी, यहाँ से भी फरों बनने लगेंगी। और जो मेटाफेजिक प्लेट है, ये डिसअपीयर होने लगेगा। मेटाफेजिक प्लेट दोबारा से डिसअपीयर होने लगेगा। अब ये सेल जाती है साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस में। किसमें जाती है, साइटोकाइनेसिस में। जब साइटोकाइनेसिस में जाती है तो यहाँ से फिक्स होता है फरों का फॉर्मेशन। ये जो फरों होती है, ये धीरे धीरे क्या होती है, अंदर तक जाती है। ये फरों क्या होती है, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाती है, ऐसे करती है। ठीक है, अंदर की तरफ जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये जो फरों है आपस में मिक्स हो जाती है। ये फरों आपस में जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है, एक सेल से यहाँ से बन जाएगा, एक सेल यहाँ से बन जाएगा। समझ में आया? हो गया दो सेल का डिवीजन। ठीक है, अब देखो इतना तो पढ़ते भी क्या है यार, सब तो हम पढ़ाते हैं, पढ़ते तुम लोग तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो इस फिगर के अनुसार समझते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, और जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये पोल की तरफ मूव करते हैं। पोल की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर इधर तरफ मूव करेंगे और इस स्पिंडल फाइबर में ग्रो होने लगते हैं, मतलब ये स्पिंडल फाइबर थोड़ा सा बड़ा होने लगते हैं। जैसे ही कौन सा आता है, मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये मेटाफेजिक प्लेट है। इसमें क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और हर मेटाफेजिक प्लेट पे हर क्रोमोसोम जाके अटैच हो जाते हैं। हर मेटाफेजिक प्लेट पे हर क्रोमोसोम जाके क्या होते हैं, अटैच हो जा रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम एट इक्वेटर प्लेट। इक्वेटर प्लेट यानी वही मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड होती है वो सेपरेट होती है। कैसे सेपरेट होती है, ये जो आपका है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये देख रहे हैं कि सारे स्पिंडल फाइबर एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड से अटैच है। किससे अटैच है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड से। सारे स्पिंडल फाइबर सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड से अटैच है। ये बीच में बना है मेटाफेजिक प्लेट, मतलब एक इक्वेटर में एक समान सब लोग जुड़ जाती हैं, और ये सिस्टर जो स्पिंडल फाइबर है वो बाइंड करके इसको खींचने लगता है। देखो स्पिंडल फाइबर खींच रहा है ना,
दो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को वहां पे खींच रहा है, दो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लोरोफिल। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में सब टेलोफेज में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो धीरे धीरे शॉर्ट होने लगते हैं। जो बड़े से इतना बड़ा जो संरचना निकली थी स्पिंडल फाइबर की, वो धीरे धीरे शॉर्ट होने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें फिर से डिसअपियर होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखने लगती है, डिसअपियर नहीं होती है, दिखने लगती है। दोनों में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी सब होते हैं। फिर लास्ट में आपको दो सेल का डिवीजन हो जाता है। एक फरो का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, टेलोफेज में थोड़ा सा और अंदर जाता है, यहाँ से अंदर जाएगा, और यहाँ पे दो साइटोकाइनेसिस में दो सेल्स का डिवीजन हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ा है? नहीं आ गया। देखो ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं सब। मत करिए देखो जी, अब थोड़ा सा इसके लिए देखो सेल कहाँ पे जाती है, जीवन फेज में प्रॉपर तरीके से ग्रो होती है। गैपोन फेज नाम से जानते हैं जीवन फेज को, गैपोन। फिर इसके बाद एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्या होता है? सिंथेसिस होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर जी2 फेज में क्या होता है कि सेल दोबारा से ग्रो करती है सेल डिवीजन करवाने के लिए, ठीक है। फिर माइटोसिस शुरू होता है, माइटोसिस में प्रोफेज आता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टेलोफेज आता है। टेलोफेज के बाद सेल हमारी इसमें जाते हैं साइटोकाइनेसिस में, और सेल हो जाती है प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड। बात समझ में आई? प्रॉपर तरीके से सेल क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं है नया। रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज किसे कहते हैं जी? रेस्टिंग फेज किसे कहते हैं? आराम करने वाली फेज। जीवन फेज को, जी नॉट फेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं। मतलब आप सेल ग्रो करते करते थक गई, अब कहती है कि आप हम अपना ग्रो नहीं करेंगे, अब हम रेस्ट में रहेंगे, तो जीवन फेज, जी नॉट फेज को रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है। वह फेज उस सेल के लिए होता है जो सेल अपना ग्रो नहीं करवाते हैं। बात समझ में आई? कितना बजा जी? 12:30। 12:30।